यूनिट 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हम उसमें टॉपिक स्ट्रेट लाइन के बारे में देख रहे थे। सो नाउ वी कैम टू सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन। सो equation of a line passing through x1 y1 and parallel to ax plus by plus c equal to 0 એટલે કે એવી રેખાનું સમીકરણ કે જે ax plus by plus c equal to 0 ને સમાંતર હોય અને બિંદુ x1 y1 માંથી પસાર થતી હોય તો તેવી રેખાનું સમીકરણ થશે a બ્રેકેટમાં x minus x1 plus b બ્રેકેટમાં y minus y1 equal to 0. Okay, this is the equation of a line which is passing through x1 y1 and parallel to ax plus by plus c equal to 0. तो ये इक्वेशंस भी हमें डायरेक्टली याद रखने हैं। a in bracket x minus x1 plus b in bracket y minus y1 equal to 0. Next, same लाइन ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू x1 y1 मतलब कि x1 y1 માંથી પસાર થતી એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ax plus by plus c equal to 0 પેલામાં સમાંતર હતું, આમાં લંબ છે એટલે કે ax plus by plus c equal to 0 ને લંબ હોય તેવી રેખાનું સમીકરણ જાણવું હોય તો એ થશે b in bracket x minus x1 minus a in bracket y minus y1 equal to 0. आप फर्क देख सकते हो, समझो कि ये एक लाइन L1 है, उसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, ये इसका इक्वेशन है इक्वल टू 0 और ये L2 का इक्वेशन है। अब ये एक लाइन L2 है जो L1 से पैरेलल है, समांतर છે અને x1 y1 માંથી પાસ થાય છે। सो इसका इक्वेशन होगा a इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस y1 इक्वल टू 0। नाउ कम टू द अदर केस, यहाँ पे एक लाइन L1 है दैट इज ax प्लस by प्लस c इज 0 और उसके परपेंडिकुलर एक अनदर लाइन है L2, ये L2 है एंड विच इज पासिंग थ्रू x1 y1। तो इसका इक्वेशन होगा b इन ब्रैकेट x माइनस x1 माइनस a इन ब्रैकेट y माइनस y1 इक्वल टू 0। x माइनस x1 और y माइनस y1 तो सेम है, यहाँ पे पहले केस में a प्लस b है और यहाँ पे b माइनस a है। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे और ये एमसीक्यू में या फिर एग्जांपल्स में हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू x1 y1 एंड पैरेलल मतलब के समांतर पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज a इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस y1 इक्वल टू 0। Similarly, an equation of a line passing through x1 y1 and perpendicular to ax plus by plus c is 0। तो वो हो जाएगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे a प्लस b था, यहाँ पे b माइनस a करना है हमें। ओके, वो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो जो आपको याद रखने हैं ना। कुछ नोट्स है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज 0। हमें कोई भी एक लाइन का इक्वेशन लिखना हो कि जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से समांतर हो એટલે કે पैरेलल हो, तो वो उसका इक्वेशन ऐसे लिख सकेंगे हम ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पे c और k अलग अलग होने चाहिए, बाकी के वैल्यू हम सेम ले सकते हैं। ओके, तो मतलब समझो कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो उसके पैरेलल इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y माइनस, ये बस वैल्यू चेंज कर देनी है, माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे चेंज कर देना है। ओके, तो ये दो लाइन क्या हो जाएगी एक दूसरे से पैरेलल, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू रखनी है हमें। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन दी गई है उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं bx माइनस ay प्लस के इक्वल टू 0। bx a के साथ
x के साथ b आ जाएगा, y के साथ a आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगी और ये c और ये वैल्यू हमें चेंज करनी है। ओके, तो इस तरह हम कोई भी लाइन अगर दी गई हो तो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन या फिर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझो कि हमारे पास ये एक लाइन है 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो मुझे ये लाइन के अगर पैरेलल लाइन लिखनी है, पैरेलल लाइन का इक्वेशन चाहिए, मतलब कि समांतर, तो ये मुझे सेम रखना है 3x प्लस 5y, ये मुझे बस चेंज करना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी +2 इक्वल टू 0। ओके, अगेन अगर उससे ये लाइन का मुझे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, सो x के साथ y का कोएफिशिएंट आ जाएगा, मतलब कि 5x, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3y। ओके, x और y के कोएफिशिएंट जो a और b वो रिप्लेस करने हैं, x के साथ b, y के साथ a, और बीच में माइनस करना है। और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, +2 या लिख दो या फिर 8 लिख दो, 8 इक्वल टू 0। सो ये एक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो, ये जो लाइन है वो ये लाइन से पैरेलल होगी और ये लाइन उससे परपेंडिकुलर होगी। तो कई बार एमसीक्यू में भी डायरेक्टली आपको पूछा गया हो, एक इक्वेशन दिया गया हो और बाकी के 3-4 इक्वेशन अलग से दिए गए हो और आपको पूछा हो कि ये 4 में से कौन सी लाइन जो गिवन लाइन है उससे पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है, तो हम ये नोट्स हमें उसमें यूजफुल हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, आपेला बिंदु P ऑफ x1 y1 पर थी सुरेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पर दोरेला लंबनी लंबाई p इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c छेद मा √a² प्लस b²। ओके, यहाँ पे क्या है, वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p ऑफ x1 y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कि हमारे पास एक लाइन है दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है p ऑफ x1 y1। अब ये पॉइंट से हमारा लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो, तो अगर वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मॉड्यूलस में ax1 by1 प्लस c, ये इक्वेशन में हम यहाँ पे x1 y1 रख देंगे और नीचे √a² प्लस b²। ये एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगी बाद में, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। ओके, अगेन कोई भी एक इन प्लेन हमें एक लाइन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया हो और ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा p मॉड्यूलस में ax1 प्लस by1 प्लस c √a² प्लस b²। यहाँ पे ax1 प्लस by1 प्लस c जो है उसमें x और y की जगह पे x1 y1 मतलब कि ये जो मैं गिवन पॉइंट्स है वो रखना पड़ेगा। अगर आप समझ लो कि ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, मतलब कि वो 0 उगम बिंदु है 0 0, तो यहाँ पे x1 y1 क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी, तो बाकी क्या बचा c। तो इससे हमें ये फॉर्मूला क्या मिली कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ओके, ओरिजिन से अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना हो तो सिंपली मॉड्यूलस c अपॉन √a² प्लस b²। Okay, so it is quite easy. Now, the perpendicular distance between two parallel lines. समझो कि ये दो लाइन है L1 और L2 और दोनों पैरेलल है, मतलब कि एक बीचा ने समांतर है। तो अगर उस दो लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, मॉड्यूलस में c1 माइनस c2, ओके, √a² प्लस b²। तो यहाँ पे जो लाइन की जो नोट्स है वो ऑलमोस्ट सभी अभी खत्म हो गई है, मतलब कि सब हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगेन मैं आपको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एक बार रिवीजन कर लेते फिर हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। समझो
कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमें कोई लाइन का इक्वेशन चाहिए जो x1 y1 में से पास हो रही हो और ये लाइन से पैरेलल हो। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा a इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस y1 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कि गिवन जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर हो, मतलब કે લંબ હોય અને x1 y1 માંથી પસાર થતી હોય। તો એવી રેખાનું સમીકરણ b ઇન બ્રેકેટ x માઇનસ x1 માઇનસ a ઇન બ્રેકેટ y માઇનસ y1 ઇક્વલ ટુ 0। ओके, कोई भी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है और उससे पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, तो हमें जस्ट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करनी है। जैसे 3x प्लस 5y प्लस 7 इज 0, तो 3x प्लस 5y प्लस 2 इज 0 ये लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, मतलब कि ये लाइन इस लाइन से पैरेलल होगी। और अगर ये लाइन से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो x और y के कोएफिशिएंट एक्सचेंज करने हैं। b यहाँ पे आ जाएगा, a यहाँ पे आ जाएगा और बीच में माइनस और ये कांस्टेंट चेंज करना है। तो यहाँ पे 5x माइनस 3y प्लस यहाँ पे मैंने और कांस्टेंट चेंज कर दिया, ये कोई भी हम लिख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमने देखा कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट P है, P ऑफ x1 y1, और एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज 0। ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मॉड्यूलस में डिस्टेंस, ये P जो है दैट इज डिस्टेंस P इज ax1 प्लस by1 प्लस c, मॉड्यूलस में नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, मतलब कि 0 0, मतलब कि ओरिजिन से किसी भी लाइन का डिस्टेंस, तो वो हम फाइंड करेंगे मॉड्यूलस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ओनली बचेगा c। नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, मतलब कि ये दो अलग अलग लाइन है, दे आर पैरेलल, मतलब कि બંને સમાંતર છે અને એ બંનેનું ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ડિસ્ટન્સ થશે મોડ્યુલસમાં માનાંકમાં c1 माइनस c2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो आपको ये सब नोट्स इतनी ध्यान में रखनी है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। Example 1, find the perpendicular distance from point -4 -2 to the line 2x plus 3y plus 1 equal to 0। એટલે કે આપણે શું શોધવાનું છે આમાં? ગુજરાતીમાં હું ટ્રાન્સલેટ કરું તો કે બિંદુ -4 -2 થી રેખા 2x plus 3y plus 1 સુધી પરનું લંબ અંતર, પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ मतलब કે શું? લંબ અંતર શોધો। ओके, सो यहाँ पे अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझा, ये P ऑफ x1 y1 वो हमारा क्या है? -4 -2, और ये है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस P, और ये जो लाइन है वो लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी फॉर्मूला क्या थी? P इक्वल टू मॉड्यूलस में ax1 प्लस by1 प्लस c, नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना है इसमें? ये जो इक्वेशन है ax प्लस by1 प्लस c, तो ये लाइन का इक्वेशन हमें कंसिडर करना है। सो 2x1 प्लस 3y1 प्लस c, सॉरी प्लस 1, और नीचे अंडर रूट ऑफ
ए और बी मतलब कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब हम x1 और y1 की वैल्यू -4 -2 रखेंगे। सो 2 -4 प्लस 3 -2 प्लस 1, नीचे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो 4 प्लस 9। अगर आप उसको सॉल्व करोगे यहाँ पे, सो -8 -6 प्लस 1, सो -8 -6 -14 प्लस 1 मतलब कि -13। सो यहाँ लेकिन मॉड्यूलस है तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ नीचे √13। सो फाइनली यहाँ पे वैल्यू मिलेगी √13। मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। सो आंसर इज P इक्वल टू √13। ओके, तो एकदम इजी एग्जांपल है। पॉइंट दिया गया है हमें यहाँ पे P ऑफ x1 y1 और लाइन भी दी गई है। तो ये जो लाइन के इक्वेशन में हमें x और y की जगह पे x1 y1 मतलब जो पॉइंट दिया गया है वो लिखना है हमें और उसको सिंप्लीफाई करना है। सेकंड, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि इसकी स्पेलिंग बहुत लंबी है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन એટલે કે ઉગમ બિંદુ टू द लाइन 4x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0। अब सेकंड नोट यहाँ पे कि अगर ओरिजिन है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या थी, ओनली यहाँ पे x1 y1 0 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली c अपॉन √a² प्लस b²। अब ये जो इक्वेशन है 4x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0, ये एक्चुअली कंपेयर करो इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। ओके, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -7। तो ये सारे वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। सो डिस्टेंस p इज -7 √4² प्लस 3²। सो ये 7 नीचे 16 प्लस 9 मतलब कि 25 का स्क्वायर 5, तो ये 7/5। सो डिस्टेंस P इज 7.5 यूनिट। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट दिया गया था, यहाँ पे हमारे पे पॉइंट दिया गया है बट वो क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन है तो यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप का एग्जांपल, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स 12x minus 5y plus 5 equal to 0 and 12x minus 5y minus 8 equal to 0। ये दो लाइन है वो पैरेलल है और એટલે કે સમાંતર છે અને એ બે લાइन વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ શોધવાનું છે। ओके, सो उसके लिए फॉर्मूला क्या थी, डिस्टेंस d इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन √x² a² प्लस b²। ये तो कॉमन है सभी में, बस ये ऊपर का न्यूमरेटर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे c1 मतलब कि ये, c2 मतलब कि कोई भी हम ले सकते हैं। सो d इक्वल टू c1 इज 5 और ये -8, नीचे √12² प्लस 5² -5², बोथ आर सेम। सो ये ऊपर मिला हमें 13, नीचे
144 प्लस 25 मतलब कि 169, 169 का स्क्वायर रूट अगेन 13. So d equal to 13 upon under root 13. So again we have root 13. Oh sorry. 13 upon 13 हो जाएगा ना ये तो. 169 का स्क्वायर रूट मतलब कि 13. So answer is 1. So distance d equal to 1 unit. अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हम करते हैं. Find the equation of a line which is passing through point -1, -2 and perpendicular to x/3 line x/3 plus y/4 equal to 1. ગુજરાતીમાં કહીએ તો બિંદુ -1, -2 માંથી પસાર થતી અને રેખા x/3 plus y/4 equal to 1 ને લંબ હોય એવી રેખાનું સમીકરણ મેળવો. બરાબર છે. ફાઇન્ડ ધ ઇક્વેશન એટલે કે સમીકરણ મેળવો. કેવો? લાઇનનું કે વિચ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ પોઈન્ટ -1, -2 એટલે કે જે -1, -2 માંથી પસાર થાય છે અને આ લાઇનને પરપેન્ડિક્યુલર છે એટલે કે લંબ છે. સો હિયર गिवन लाइन, इसको हमें पहले थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा. गिवन लाइन इज x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1. उसका एलसीएम लेंगे. 4 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा. सो 4x प्लस 3y. नीचे उसका एलसीएम 12 इक्वल टू 1. जो 12 ऊपर चला जाएगा. सो देयरफॉर वी कैन राइट 4x प्लस 3y. ये 12 इस साइड आ जाएगा तो -12 इक्वल टू 0. तो ये जो है दैट इज, इसको हमने कुछ नहीं किया. ये जो गिवन इक्वेशन था लाइन का उसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो ये है गिवन लाइन. नाउ अब ये जो लाइन है उससे अगर परपेंडिकुलर लाइन हमें चाहिए या ऐसी लाइन फाइंड करनी है कि जो इससे परपेंडिकुलर हो. फाइन. तो हम लिखेंगे यहाँ पे द परपेंडिकुलर लाइन टू द गिवन लाइन इज. अगर मैंने आपको सिखाया कि ये एक इक्वेशन है तो उससे अगर वो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन अगर लिखना हो तो कैसे करेंगे? x के साथ y का कोएफिशिएंट मतलब कि 3x, यहाँ पे माइनस आएगा. फिर y के साथ 4 का, सो 4y, और यहाँ पे कुछ भी हमें लेना है तो प्लस k इक्वल टू 0. अब ये जो k है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन परफेक्ट चाहिए. तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है. क्या? कि ये जो लाइन है वो -1, -2 में से पास हो रही है. ओके, तो ये जो L2 है, समझो ये L1 थी और ये L2 है, तो L2 जो है दैट इज रिक्वायर्ड लाइन. सो L2 इज रिक्वायर्ड लाइन.
नाउ L2 is passing through -1, -2. Therefore, take xy equal to -1, -2 in L2. तभी हमें k की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये k की वैल्यू हमें कंपल्सरी फाइंड करनी पड़ेगी. यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसीलिए हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है. -1, -2 में से ये लाइन पास हो रही है. तो यहाँ पे अगर कोई लाइन कोई पर्टिकुलर पॉइंट में से पास हो रही हो तो हम x और y की जगह पे वो पॉइंट लिख सकते हैं और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा. सो देयरफॉर 3x -4y प्लस k इक्वल टू 0 में हमें xy रखना है -1, -2. सो 3 -1 -2 प्लस k इक्वल टू 0. तो इससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. सो ये -3 प्लस 8 प्लस k इक्वल टू 0. सो देयरफॉर k की वैल्यू मिली हमें 8 - 3 is 5. सो ये -5. अब k इक्वल टू -5 हमें L2 में लिखना है. सो देयरफॉर taking k equal to -5 in L2, the required equation of a line is L2 है 3x -4y. Now we have the value of k -5 equal to 0. तो ये हमारा आंसर है. ओके, अगेन आई रिपीट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. हमें ऐसी इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था कि जो -1 -2 में से पास हो रही हो और ये जो गिवन लाइन है उससे परपेंडिकुलर हो. अब हमें जो ये गिवन लाइन का जो इक्वेशन था उसको हमने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर दिया सिंप्लीफाई करके. ओके, अब हमें पता है कि ये जो एक लाइन है अगर उससे परपेंडिकुलर हमें लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो मैंने आपको पहले बताया कि x और y का कोएफिशिएंट एक्सचेंज कर देना है. तो 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन लेनी है और यहाँ पे प्लस k इक्वल टू 0. k इज एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है अभी कि एग्जैक्टली क्या लेनी है. अब ये k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना बहुत नेसेसरी है. ओके, तो उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है कि ये जो लाइन है L2, इसको हमने L2 नाम दिया. सॉरी, L2. ये जो लाइन L2 है इट इज पासिंग थ्रू -1 एंड -2. तो इट मीन्स कि ये जो लाइन है वो ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा. मतलब कि अगर x और y की जगह पे ये दो वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है. तो ये इक्वेशन में हमने x और y की जगह -1 -2 रख दिया, k एज इट इज. तो हमें k की वैल्यू मिल गई -5. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k. सो हमारा इक्वेशन था 3x - 4y प्लस k इक्वल टू 0. उसमें k की वैल्यू हमने -5 सब्स्टिट्यूट की. सो दिस इज अवर फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बुक में, आप लोग सॉल्व कर सकते हो. मेरा तो यहाँ पे लिमिटेड टाइम है मेरे पास, तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगी. नाउ अपने की जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो लास्ट है, फिर मैं सर्कल वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगी. Find an equation of perpendicular bisector. એને ગુજરાતીમાં કહેવાશે લંબ દ્વિભાજક. Find an equation of perpendicular bisector
the line segment, line segment मतलब कि रेखाखंड, joining by the points A of 5, 4 and B of -2, 0. क्या करना है हमें? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन सेगमेंट joining by the points A of 5, 4 and B of -2, 0. ગુજરાતીમાં કહીએ તો રેખાખંડ, सॉरी, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, find the perpendicular bisector of line segment AB. ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, वेर ए इज दिस और बी इज दिस. ગુજરાતીમાં કહીએ તો A of 5, 4 અને B of -2, 0 ને જોડતા રેખાખંડના લંબ દ્વિભાજકનું સમીકરણ મેળવો. શું કરવાનું છે? તમને એક રેખાખંડ આપ્યો છે, એના લંબ દ્વિભાજકનું તમારે સમીકરણ મેળવવાનું છે. તો પહેલા તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે લંબ દ્વિભાજક છે શું. તો લંબ દ્વિભાજક મીન્સ કે જે લંબ હોય અને જે દ્વિભાજક હોય. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આ સમજો કે રેખાખંડ AB છે. समझो कि इट इज लाइन सेगमेंट AB, मतलब कि रेखाखंड AB है. अब ये यहाँ पे A ऑफ है 5, 4 और B ऑफ -2, 0. इसका जो लंब द्विभाजक मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ये होगा. ओके, तो इसको हम नाम देते हैं L. ये क्या है? इट इज लंब द्विभाजक. હવે ગુજરાતીમાં પહેલા તમને એક્સપ્લેન કરું. લંબ દ્વિભાજક એટલે કે આપેલા રેખાખંડને જે લંબ હોય, તો લંબ તો છે મતલબ કે 90 ડિગ્રી એંગલ બનાવે છે, અને જે બે સરખા ભાગ કરતું હોય. તો તમે જુઓ કે આ જે છે તે અહીંયા M નામ આપી દઈએ આને આપણે. તો MA અને MB એ બંને સરખા છે. ફાઇન. એટલે કે આ રેખાખંડ, આ રેખા જે L છે તે રેખાખંડ AB ના બે સરખા સમાન ભાગ કરે છે, અને એ રેખાખંડ AB ને લંબ પણ છે. तो આપણે એવું કહી શકીએ કે L એ આપેલા रेखाखंड AB નો लंब द्विभाजक છે. ओके, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको हिंदी में. सो यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट AB है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर तो होना चाहिए, और बाइसेक्टर मतलब कि दो इक्वल पार्ट कर रहा हो जो. तो मतलब कि ये जो लाइन है वो AB, जो लाइन सेगमेंट AB है उससे पैरेलल तो है, और AB के दो इक्वल पार्ट्स भी कर रहा है. तो मतलब कि ये क्या है? लंब द्विभाजक, मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है. तो अब देखो कि यहाँ पे ये जो M पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है. तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब ये फाइंड कर दिया हमने. फिर एक्स्ट्रा चीज कि अगर इसका स्लोप हमें पता होना चाहिए. ओके, तो हम अगर ये जो लाइन है इसका स्लोप फाइंड करेंगे, और ये परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप m1 इंटू m2 इज -1 से इसका स्लोप भी मिल जाएगा. फाइन. तो स्लोप फिर मिल जाएगा, और एक पॉइंट तो है हमारे पास M. ये दोनों हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं. तो इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल, आप बड़ा ध्यान रखना. Now let A of 5, 4 and B of -2, 0 are the given points. So therefore slope of line segment AB. Okay,
तो वो क्या हो जाएगा, आपको अगर याद है तो ये फॉर्मूला थी, उसको हम नाम देते हैं m1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, मतलब कि y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट। अब आप इसको कोई भी ले लो, ठीक है, इसको x1 y1 या फिर इसको x1 y1 ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सो स्लोप m1 हो जाएगा, चलो हम इसको x1 y1 x2 y2, तो y2 है यहाँ पे 0, y1 है 4, x2 है -2, यहाँ पे 5। तो ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 0 -2 है, तो यहाँ पे 4 5, तो वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। So answer is -4 upon -7. So 4 upon 7. So therefore m1 equal to 4/7. Okay, now अब हमें पता है कि लाइन L1 is perpendicular to लाइन सेगमेंट AB। ओके, ये फिगर से हमें पता चलता है कि लाइन L is perpendicular to लाइन सेगमेंट AB। And let slope of L1 equal to M2। L1 का स्लोप को हम नाम दे देते हैं M2। So therefore M1 into M2 हो जाएगा -1। फाइन, so M1 is 4/7 into M2 is -1। So इससे हमें M2 मिल जाएगा, that is -7/4। मतलब कि ये जो लाइन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है, इसका स्लोप हमें मिल गया। स्लोप क्या है, -7/4। ओके, अब हमें स्लोप पता है, तो और एक पॉइंट चाहिए हमें जो इस लाइन पे हो। तो ये जो लाइन पे एक पॉइंट अगर फाइंड करना है, तो ये समझो कि m है, m हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि m मिड पॉइंट है AB का। ओके, सो देयरफॉर as M is midpoint of line segment AB. So therefore coordinate of M equal to, कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको याद है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, मतलब कि 5 + -2 डिवाइड बाय 2, 4 + 0 डिवाइड बाय 2। सो 5 + -2 डिवाइड बाय 2 और 4 + 0 डिवाइड बाय 2। सो 5 - 2, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये 4/2, मतलब कि 2। सो देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट्स मिले हमें 3/2 एंड 2। सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्योंकि हमारे पास ये m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और हमारे पास इसका स्लोप भी है। m के कोऑर्डिनेट है 3/2 2 और इसका स्लोप m2 क्या है, -7/4। ओके, सो वी कैन फाइंड इजीली द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन L2 is y minus y1 equal to m in bracket x minus x1। y1 क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, तो y1 है 2, स्लोप है -7/4, x1 है 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4y - 8 इक्वल टू -7x माइनस प्लस 21 डिवाइड बाई 2। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4y - 8 -14x प्लस 21 डिवाइड बाई 2। अब अगेन 2 यहाँ पे आ जाएगा, सो 8y - 16 इक्वल टू -14x प्लस 21। इक्वेशन मिला हमें
14x लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 14x प्लस 8y और -16 - 21 हो जाएगा -37 इक्वल टू 0. Okay, so which is the required equation of a line? Again, मैं सोच रही थी इस वीडियो में सर्कल स्टार्ट कर दूंगी बट पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा लेंथी एग्जांपल हो गया. तो चलो मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्या दिया गया था, यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, अगर स्लोप भी नहीं पता और पॉइंट भी नहीं पता. अगर हमारे पास उसका स्लोप पता हो और एक पॉइंट हो उसका तो हम इजीली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ पता नहीं है. तो पहले तो क्या हो जाएगा कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट एम है, तो ये एम ये ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा. तो मिड पॉइंट होने से क्या होगा कि इसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. कैसे? 5 + -2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3/2. 4 + 0 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 2. तो ये हमें इसके एम के कोऑर्डिनेट मिल गए, क्योंकि ये ना लंब द्विभाजक है, मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि लंब तो है पर बट ये दो पार्ट भी कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स करते हैं, मतलब कि यहाँ पे ए एम और ए बी सेम है. ओके, हियर ए एम इक्वल टू एम बी. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डू. अब दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी, तो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं. तो इसका स्लोप मिल जाएगा m1. सो ये दो पॉइंट है ए और बी, तो स्लोप ये लाइन सेगमेंट ए बी का स्लोप मिल गया हमें, दैट इज 4/7. अब ये जो लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन L1 है, लाइन L1 जो हम जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि दोनों को स्लोप का इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -1. वही कंडीशन है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होता है -1. दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1. सो m1 की वैल्यू रखी, m2 एज इट इज. सो m2 की वैल्यू मिल गई यहाँ पे -7/4. सो वेरी गुड, यहाँ पे हमें m2 मिल गया, मतलब इसका स्लोप मिल गया और ये पॉइंट भी है हमारे पास. सो वी कैन इजीली फाइंड, ये हमने मिड पॉइंट m फाइंड किया. सो ये इक्वेशन से y - y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x - x1. अब x1 y1 भी है हमारे पास और स्लोप भी है, तो हम इजीली ये सारी वैल्यू रखी यहाँ पे और फाइनली हमें इक्वेशन मिला 14x प्लस 8y - 37 इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लाइन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे, सर्कल देखेंगे. ओके, सो आपको बुक देखोगे तो लगेगा कि बहुत सारे इक्वेशंस है, बहुत सारे एग्जांपल्स है अलग अलग टाइप के, बट आपका एक्चुअली मास प्रमोशन डिक्लेयर कर दिया है बोर्ड ने, तो शायद आपकी एग्जाम्स नहीं होगी. अगर एग्जाम होगी तो भी शायद MCQ बेस हो, क्योंकि तो आई थिंक अगर जो आपकी मास प्रमोशन डिक्लेयर किया है तो डिटेल में आपको समझाने का कोई मतलब नहीं है. और दूसरी बात कि इतने टफ एग्जांपल्स इसमें नहीं होते, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज है उसके हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के जितने चाहो इतने हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन सिंपल वाले एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं जनरली. ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट जो एग्जाम में होते हैं उस टाइप के मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं. अगर कोई बाकी है तो हम लोग वो बाद में देख लेंगे. ओके, सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो. थैंक यू.